मैं अपने सामने आए 3 ऑप्शंस को देख रहा था। पहला, अनलिमिटेड फूड सप्लाई। दूसरा, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसके पास इन्फिनिट मैगजीन था। तीसरा, एक हेयर स्प्रे कैन जो एक स्प्रे में किसी को भी आसमान के उस पार उड़ा सकती थी। मुझे पहले से पता था कि ठीक 3 घंटे बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आने वाला है। इंसानों के रहने की हालत लगातार खराब होती जाएगी, ज़ॉम्बी वायरस फैल जाएगा और दुनिया की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगेगी। अपोकैलिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की होने वाली थी, इसलिए मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए पहला ऑप्शन चुन लिया। सिलेक्शन सक्सेसफुल, होस्ट हैज ऑब्टेन्ड अनलिमिटेड फूड। यह सुनते ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। सिस्टम, कम आइस वाली एक कप कोला दो। अगले ही पल मेरे हाथ में बर्फ जैसी कोल्ड कोला आ गई। मैं अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। यह सच में काम करता है? कमाल है। एपोकलिप्स आने वाला था और सर्वाइवल के रूल्स पूरी तरह बदलने वाले थे। अब मुझे पहले जैसी दुखी लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। अब वक्त था एक नई जिंदगी शुरू करने का। आज से मैं बीफ खाना बंद करता हूं। सिस्टम, 10 बीफ स्क्यूअर्स दो। मैं आराम से स्क्यूअर्स खा ही रहा था कि तभी मेरी गर्लफ्रेंड लीन वॉन्यू का मैसेज आया। मेरा ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन हो गया है, कुछ बातें साफ करनी है, लेट्स ब्रेक अप। तुम्हें भी समझना चाहिए कि अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। तुम सिर्फ 3000 यूएन महीने कमाने वाले वर्कर हो, जबकि मैं अब ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं। मेरा फ्यूचर सिर्फ बेहतर होने वाला है, मुझे पता है। ये बातें क्रूअल लग सकती हैं। इतने सालों तक एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान तुमने मेरा सपोर्ट किया, लेकिन मैंने भी अपनी यूथ के कई साल दिए हैं। इसे बराबर समझो। अब दोबारा कांटेक्ट मत करना। स्क्रीन पर लिखे उन कोल्ड शब्दों को देखकर कुछ पल के लिए मेरे दिल में दर्द हुआ, लेकिन फिर अचानक मुझे राहत महसूस हुई। मेरे होंठों पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। हाँ, लिन वान्यू, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। होस्ट की सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम हर रात 12 बजे डेली साइन इन रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड्स में वेपन्स, इक्विपमेंट, सप्लाईज, मटेरियल्स, फिजिकल एनहांसमेंट और कई दूसरी चीजें शामिल हो सकती हैं। होस्ट हर दिन इनमें से एक रिवॉर्ड चुन सकता है। यह सुनकर मेरे अंदर अपोकलिप्स को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट भर गई। पुरानी दुनिया में मैं कोई खास इंसान नहीं था, लेकिन आने वाले अपोकलिप्स में मैं अपनी किस्मत पूरी तरह बदलने वाला था। यह सोचकर मैं खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हुए अपार्टमेंट वापस लौट आया। एलिवेटर का इंतजार करते समय अचानक एक घृणा भरी आवाज सुनाई दी। डिलीवरी बॉय, मुझसे दूर खड़े रहो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो सूही थी। बैंक यूनिफॉर्म पहने हुए वो अपनी नाक ढककर मुझे घूर रही थी। सूही मेरी पड़ोसी थी। मैं रूम 501 में रहता था, जबकि वो और उसका नया पति वंगचैंग रूम 502 में रहते थे। उनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। शादी के दिन मैंने उसे दूर से देखा था। व्हाइट वेडिंग ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी लुक्स और फिगर आसानी से 90+ स्कोर कर सकती थी। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो ऐसी वुमन थी जिसे देखकर आदमी रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स खोलकर सिर्फ काउचाओ वाले चैप्टर्स पढ़ना चाहे। उसे देखते हुए मेरे चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल आ गई। सूही ने तुरंत भौहें चढ़ा ली, फिर कोल्ड आवाज में बोली, अगर और घूरा तो आंखें निकाल दूंगी। पूरा दिन काम करके पहले ही परेशान हूं और अब तुम्हारे जैसे लो क्लास इंसान को भी देखना पड़ रहा है। उसका पति वांग क्वांग एक कंपनी एग्जीक्यूटिव था। दोनों खुद को सोशल एलिट समझते थे और मेरे जैसे लोगों को नीची नजर से देखते थे। तभी एलिवेटर आ गया। मैं अंदर चला गया। सूही साफ तौर पर अगला एलिवेटर लेने वाली थी, लेकिन दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैंने कहा, अगर आज रात भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। दरवाजा बंद होते ही सूहे वहीं जम गई। अगले ही पल उसके अंदर गुस्सा फट पड़ा। यह खुद को समझता क्या है? मैं इसके पास खाना मांगने जाऊंगी? क्या यह पागल हो गया है? अपार्टमेंट लौटकर मैंने अपनी वार्डरोब खंगालनी शुरू कर दी। एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आने वाला था। मुझे अपने डाउन जैकेट्स, ब्लैंकेट्स और बाकी विंटर सप्लाईज निकालनी थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होने लगी। बाहर से सूही की आवाज आई, डिलीवरी बॉय, अभी बताओ तुमने नीचे क्या मतलब निकाला था? बाहर निकलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। उसी समय वांग क्वांग भी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। चौहे, क्या हुआ?
तुम उस डिलीवरी गाय के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रही हो? सूही तुरंत बोली, हनी, उस डिलीवरी बॉय ने मुझे हैरास किया है। मैं इसे इस बिल्डिंग में रहने नहीं दूंगी। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? चिंता मत करो श्याओहे, मैं अभी उसे। लेकिन बात पूरी होने से पहले उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। हमारी आंखें मिली। उसका सारा कॉन्फिडेंस तुरंत गायब हो गया। वो देखने में कमजोर और पढ़ाकू टाइप का था, जबकि मैं सालों से फिजिकल लेबर कर रहा था। अगर लड़ाई होती तो नतीजा पहले से तय था। वांगक्वांग तुरंत मुस्कुराया। हाँ हाँ, तुम वापस आ गए। काम से थक गए होंगे, जाकर आराम करो। सूही अविश्वास से उसे देखने लगी। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? वांग क्वांग तुरंत बोला, हनी, तुम गलत समझ रही हो। मैं नहीं डर रहा। हम एलीट फैमिली हैं। हम खुश और सक्सेसफुल लोग हैं। उस जैसे लोग बस हमसे जेलस होते हैं। याद रखो, खुश इंसान हमेशा एक कदम पीछे हटता है। हम फॉर्चुनेट लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं। मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अपने सारे ब्लैंकेट्स और विंटर क्लोथ्स इकट्ठा किए, फिर दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह सील कर दी और चुपचाप एपोकलिप्स का इंतजार करने लगा। उस रात गर्म हवा में अचानक बर्फ जैसी कोल्ड घुल गई। आसमान से स्नोफ्लेक्स गिरने लगे। कुछ ही देर में स्नोफॉल बेहद तेज हो गई। सिर्फ 30 मिनट के अंदर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से सीधे 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और यह लगातार नीचे जा रहा था। मेरे दिल में खुशी भर गई क्योंकि मिडनाइट हो चुकी थी। आज के साइन इन रिवॉर्ड्स: 1. स्पेशल मटेरियल थर्मल क्लोथिंग के 10,000 सेट जो -100 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकते थे। 2. यूनिवर्सल रिचार्जेबल बैटरी पैक जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कंपैटिबल था। 3. 10,000 TB USB ड्राइव जिसमें दुनिया की हर मूवी, टीवी शो और मीडिया मौजूद था। 4. एक हमी मेलन जिसे खाने से डायबिटीज हो जाती थी। मैंने कुछ सेकंड सोचा और पहला रिवॉर्ड चुन लिया। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा था। इस समय सबसे जरूरी चीज वार्मअप थी और सच कहूं तो चौथा रिवॉर्ड देखकर मुझे फिर सिस्टम पर शक होने लगा। यह आखिर इतने अजीब रिवॉर्ड्स क्यों देता था? सिलेक्शन के बाद मेरे हाथ में एक काला थर्मल सूट दिखाई दिया। उसका मटेरियल बेहद खास था, कॉटन जितना कंफर्टेबल और कैशमियर जितना सॉफ्ट। जैसे ही मैंने उसे पहना, मेरी आंखें चमक उठी। सूट सिर्फ कोल्ड ब्लॉक नहीं कर रहा था, वो खुद हीट जनरेट कर रहा था। यहां तक कि मेरा चेहरा, हाथ और पैर भी गर्म महसूस हो रहे थे। पूरा शरीर स्प्रिंग सीजन जैसा कंफर्टेबल लग रहा था। अब खाने और गर्मी दोनों की चिंता खत्म हो चुकी थी। मैं खिड़की के पास बैठकर बर्फ से ढकते शहर को देखने लगा। तभी नीचे से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत खिड़की तक गया। जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। एक युवक का चेहरा पूरी तरह फट चुका था। उसकी स्किन पर जगह जगह क्रैक्स फैल चुके थे। आसपास के लोग डर कर भाग रहे थे। 30 सेकंड से भी कम समय बाद वो जमीन पर गिर गया, डेड। और वो अकेला नहीं था। ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्किन पर क्रैक्स उभरने लगे। पूरा रेजिडेंशियल एरिया क्योस में डूब गया। मैंने ध्यान से सबको ऑब्जर्व किया। जिन लोगों में सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे वे सभी कुछ देर पहले बाहर स्नो में खेल रहे थे। क्या स्नो पॉइजनस थी? सिर्फ 5 मिनट एक्सपोजर और स्किन क्रैक होने लगती थी। 30 सेकंड बाद मौत। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या यह पॉइजन फैल सकता था? मैंने गहरी सांस ली। यह बहुत खतरनाक है। थोड़ी ही देर में नीचे 10 से ज्यादा लोग मर चुके थे। मैंने अपना फोन निकाला। पॉइजनस स्नो ट्रेंडिंग सर्चेस में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। रेजिडेंट्स ग्रुप चैट भी पैनिक में डूबा हुआ था। दुनिया को आखिर क्या हो गया है? यह डिजास्टर टेम्पररी है, जल्द रेस्क्यू आएगा। किसी के पास फूड या बॉटल्ड वाटर है? मैं कोई भी कीमत दूंगा। स्मार्ट लोग पहले ही समझ चुके थे कि यह कोई साधारण डिजास्टर नहीं है। स्नोफॉल को सिर्फ 1 घंटा हुआ था, लेकिन स्नो ऑक्मुलेशन आधा मीटर पार कर चुका था और रुकने के कोई संकेत नहीं थे। मैंने एक बार फिर डोर्स और विंडोज चेक किए, पक्का कर लिया कि कहीं से भी स्नो अंदर ना आ सके। तब जाकर मैं आराम से सोने चला गया। अगली सुबह मैं ठीक 8 बजे उठा। बाहर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। कल जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी बॉडीज पूरी तरह स्नो के नीचे गायब हो चुकी थी। स्नो ड्रिफ्ट्स पहली मंजिल से भी ऊपर पहुंच चुकी थी।
टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। बस एक अच्छी बात थी, स्नोफॉल फिलहाल रुक चुकी थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि अगला स्टॉर्म कब आएगा। मैंने यूटिलिटीज चेक की, जैसा मैंने सोचा था। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस तीनों बंद हो चुके थे। बाहर की फ्रीजिंग कोल्ड पहले ही जानलेवा थी। अब पावर भी नहीं थी। लोगों को सिर्फ अपने विंटर क्लोथ्स के सहारे सरवाइव करना था। कितने लोग बच पाएंगे? मुझे शक था कि आज ही बहुत लोग ठंड से मर जाएंगे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं आराम से अपने घर के अंदर बैठा था। सामने हॉट पॉट उबल रहा था, हाथ में गरम चाय थी और मैं रेजिडेंट्स ग्रुप चैट स्क्रॉल करते हुए अपोकैलिप्स का मजा ले रहा था। एक रात की तकलीफ के बाद ग्रुप चैट में बहुत से लोग हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि वे पॉइजनस स्नो की वजह से मरे थे, ठंड से जम गए थे या फिर बस उनकी ताकत खत्म हो गई थी। मैंने पूरा दिन अपार्टमेंट के अंदर ही बिताया और कहीं बाहर नहीं गया। मिडनाइट होते ही फिर से साइन इन रिवॉर्ड का समय आ गया। आज के साइन इन रिवॉर्ड्स: फर्स्ट, इन्फिनिट मैगजीन वाली गोल्डन डेजर्ट ईगल। सेकंड, स्ट्रेंथ लेवल में 5 लेवल का पावर अप। थर्ड, एक अपोकलिप्स स्नो स्लेड जो बर्फ पर कहीं भी जा सकती थी। फोर्थ, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसे पीने के बाद इंसान लगातार डकारे मारता रहे। चौथा ऑप्शन हमेशा की तरह बेहद अजीब था। सच कहूं तो मुझे गोल्डन डेजर्ट ईगल बहुत पसंद आई थी, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मैंने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। पिछले रिवॉर्ड्स देखकर लग रहा था कि फ्यूचर में पुराने रिवॉर्ड्स दोबारा भी आ सकते हैं। अगर ऐसा था तो जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। पिस्तौल बाद में भी मिल सकती थी, जबकि स्ट्रेंथ एनहांसमेंट अभी ज्यादा काम की थी। जैसे ही मैंने उसे चुना, मेरे पूरे शरीर में एक शक्तिशाली ताकत दौड़ गई। मैंने सामने रखी सॉलिड वुडन डाइनिंग टेबल के कोने पर मुक्का मारा। पूरा कोना लकड़ी के टुकड़ों में फट गया। मैं संतोष के साथ टूटे हुए हिस्से को देखने लगा। मेरी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी थी। स्पीड, रिएक्शन टाइम और फिजिकल पावर भी काफी इंप्रूव हो गए थे। सबसे खास बात यह थी कि इतना जोरदार पंच मारने के बाद भी मेरे हाथ में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। इसके बाद 3 और दिन बीत गए। मैं अब भी अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला था। स्नोफॉल रुक रुक कर जारी थी। अब बर्फ लगभग मेरी खिड़की तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार मुझे वो रिवॉर्ड फिर दिखाई दिया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। गोल्डन डेजर्ट ईगल दोबारा सामने आ गई थी। उसी समय एक और रिवॉर्ड ने मेरा ध्यान खींचा। एक ऐसा टैलेंट जो परफेक्ट एक्यूरेसी देता था। लेकिन आखिर में मैंने फिर भी एक अलग रिवॉर्ड चुना। थर्ड साइन इन रिवॉर्ड, कांस्टेंट टेम्परेचर फर्नेस। यह फर्नेस कमल के फूल जैसा दिखता था और हथेली जितना छोटा था। इसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। इसे ना बिजली चाहिए थी और ना किसी फ्यूल की जरूरत थी। इसके अंदर खुद की एंडलेस एनर्जी मौजूद थी। इसका इफेक्ट बेहद सिंपल था। इसके 3 मीटर के दायरे में टेम्परेचर हमेशा 26 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता था। बस एक कमी थी, यह दीवारों के आर पार काम नहीं कर सकता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुझे ऐसे 10,000 फर्नेसेस मिले थे। अपार्टमेंट में कुछ जगह रख देना ही पूरे घर को गर्म रखने के लिए काफी था। मैं कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह गया। क्या इससे थर्मल क्लोथिंग थोड़ी बेकार नहीं लगने लगी थी? फिर भी इन फर्नेसेस की वजह से अब मैं आराम से हॉट शावर ले सकता था। अनलिमिटेड फूड रिवॉर्ड में अनलिमिटेड हॉट वाटर भी शामिल था। लाइफ इससे ज्यादा कंफर्टेबल शायद नहीं हो सकती थी। मेरे फोन में अभी थोड़ी बैटरी बची हुई थी। मैसेजेस देखते हुए मुझे पता चला कि रेजिडेंट्स ने अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में एक ट्रेडिंग मार्केट शुरू कर दिया है। यह आइडिया सच में काफी स्मार्ट था। गैराज बाहर की दुनिया से कनेक्टेड पास था, लेकिन उसके सारे एंट्रेंसेस बर्फ में दब चुके थे। इसलिए अलग अलग बिल्डिंग्स के लोग इमरजेंसी स्टेयरवेल्स के जरिए अभी भी वहां पहुंच सकते थे। पूरे दिन घर में बैठे बैठे मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैंने जाकर देखने का फैसला किया। अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज लोगों से भरा हुआ था। पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 15 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थीं और पहले यहां लगभग 3,700 लोग रहते थे। लेकिन आज वहां मुश्किल से 600 लोग दिखाई दे रहे थे। यानी सिर्फ 5 दिनों में ही बहुत बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स गायब हो चुके थे। बेशक सभी मरे नहीं थे। स्नोफॉल रात में शुरू हुई थी, इसलिए बहुत से लोगों ने पॉइजनस स्नो को छुआ ही नहीं था। कुछ लोगों के पास अभी भी घर में पर्याप्त फूड मौजूद था, इसलिए उन्हें ट्रेडिंग की जरूरत नहीं थी। चारों तरफ लोग सप्लाईज एक्सचेंज कर रहे थे।
फोन के बदले बॉटल्ड वाटर, सिगरेट्स के बदले इंस्टेंट नूडल्स, चिकन ड्रमस्टिक्स के बदले फीवर मेडिसिन। ज्यादातर लोग डेस्परेटली फूड और वाटर ढूंढ रहे थे, जबकि कुछ अपने बीमार फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिसिन तलाश रहे थे। टेम्परेचर में अचानक आई गिरावट की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ चुके थे। बॉटल्ड वाटर जम चुकी थी, लेकिन थॉ होने के बाद अब भी पी जा सकती थी। गैराज में घूमते हुए मेरी नजर वांग चैंग और सूही पर पड़ी। दोनों ने अपने सामने गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सूही अपनी वेडिंग ज्वेलरी भी लेकर आई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती से प्रेशियस मेटल्स अब किसी काम के नहीं थे। पुरानी दुनिया में मनी सबसे बड़ी चीज थी, लेकिन अब फूड ही असली करेंसी बन चुकी थी। जब सूही ने मुझे मुस्कुराते देखा तो उसे एलिवेटर वाली मेरी बात याद आ गई। अगर आज रात भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। उसके मन में अचानक एक अजीब विचार आया। क्या उसे पहले से स्नोस्टॉर्म के बारे में पता था? मैंने उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। तभी मेरी नजर एक और खूबसूरत औरत पर पड़ी। उसकी लुक्स और फिगर सूही से बिल्कुल कम नहीं थी। वो अकेली एक कोने में बैठी थी। उसके सामने लग्जरी हैंडबैग्स, कॉस्मेटिक्स और एक्सपेंसिव फैशन एक्सेसरीज रखे हुए थे, लेकिन सूही की तरह कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। भीड़ को ऑब्जर्व करते हुए और लोगों की बातें सुनते हुए मुझे कई जरूरी जानकारियां मिली। पहली, स्नो का पॉइजन सिर्फ डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से फैलता था, हवा के जरिए नहीं। यह अच्छी खबर थी, वरना कोई भी खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी, कुछ डेस्परेट लोगों ने स्नो पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जब तक स्किन सीधे स्नो को टच नहीं करती, बाहर सेफली मूव किया जा सकता था, लेकिन असली प्रॉब्लम स्नो डेप्थ थी। ज्यादातर रोड्स अब 3 मीटर से ज्यादा बर्फ के नीचे दब चुकी थी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। कुछ लोग व्हीकल्स मॉडिफाई करके स्नो में चलाने की बातें कर रहे थे। मुझे यह आइडिया बेहद बेवकूफी भरा लगा। इतनी गहरी बर्फ में एक्सकवेटर तक फंस जाए और वे ऑर्डिनरी कार्स की बात कर रहे थे। लेकिन उनकी डेस्परेशन एक बात साफ दिखा रही थी, सप्लाईज तेजी से खत्म हो रही थी। तीसरी जानकारी ने मुझे सबसे ज्यादा चिंतित कर दिया। स्नो पॉइजनिंग से मरने वाले सभी लोगों में एक जैसी सिम्टम थी। उनकी प्यूपिल्स ग्रे वाइट हो गई थीं और उनके शरीर अजीब तरह से मुड़कर जम गए थे। यह दृश्य बेहद डरावना था। तभी मेरे मन में एक खतरनाक विचार आया। क्या होगा अगर ये लोग बाद में जॉम्बीज बन जाएं? जितना ज्यादा मैं सोच रहा था, उतना ही यह संभव लग रहा था। जब टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉडीज तो होंगी, शायद वे दोबारा जिंदा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाना और भी जरूरी हो जाएगा। मैं जितना मजबूत बनूंगा, सर्वाइवल की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। तभी अचानक वो खूबसूरत औरत सावधानी से मेरी तरफ आई। वही लग्जरी बैग्स वाली औरत। हैंडसम, उसने झिझकते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन था। ये बैग्स पहले बहुत एक्सपेंसिव थे। क्या मैं इन्हें फूड के बदले ट्रेड कर सकती हूं? मैंने पूछा। तुम्हारे पास कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है? उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो समझ गई कि इस समय लग्जरी ब्रांड्स की कोई वैल्यू नहीं थी। सब लोग मोटे कपड़ों में लिपटे हुए भूखे बैठे थे। फैशन की किसी को परवाह नहीं थी। वो अकेली रहती थी। उसके पास सहारा लेने के लिए कोई नहीं था। शायद अब उसके पास खुद के अलावा कोई वैल्यू नहीं बची थी, लेकिन वो अभी भी वो कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थी। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने जेब से एक काला प्लास्टिक बैग निकाला। तो फिर ये कैसा रहेगा? मैंने बैग लिया। वो उम्मीद से ज्यादा भारी था। खोलकर देखा तो अंदर पूरी तरह चार्ज्ड पावर बैंक्स की कतारें रखी हुई थीं। मुझे लगभग हंसी आ गई। ऊपर से मुझे हैंडसम बोल रही थी और अंदर ही अंदर मुझे चार्जिंग स्टेशन समझ रही थी। ये सब पूरी तरह चार्ज्ड है, उसने कहा। जब चाहो यूज कर सकते हो। मैंने बैग वापस उसकी तरफ उछाल दिया। इन्हें वापस रखो। शुरुआत में मेरा इरादा उसे सीधा मना करने का था, लेकिन फिर मैंने लॉन्ग गेम खेलने का फैसला किया। मैंने एक लोफ ऑफ ब्रेड निकाला और उसकी आंखों के सामने लहराया। उसकी नजर तुरंत ब्रेड पर टिक गई। अगर तुम्हें फूड चाहिए, मैंने शांत आवाज में कहा, तो मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। हम दोनों एडल्ट हैं। तुम समझती हो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने उसे एक मीनिंगफुल नजर से देखा और मुड़ गया। मेरे पीछे वो अपने होंठ काट रही थी। उसका दिल गुस्से और ह्यूमिलिएशन से भरा हुआ था।
पुरानी दुनिया में वो शायद मेरी तरफ देखती तक नहीं। लेकिन अब मेरे पास फूड था और फूड का मतलब सर्वाइवल था। मैं गैराज में आगे बढ़ता रहा और अपना अगला टारगेट ढूंढने लगा। तभी अचानक इमरजेंसी स्टेयरवेल का दरवाजा जोर से खुला। 3 हट्टे कट्टे आदमी माचिटेज लेकर अंदर घुस आए। उनका लीडर ब्रदर लॉन्ग था। उसके चेहरे पर साफ खतरनाक और निर्दयी भाव थे। उसने जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स मूव! और अगले ही पल पूरे गैराज में बवाल फैल गया। कई दिनों तक लगातार बर्फ गिरने के बाद अब हालात और भी खराब हो चुके थे। तभी ब्रदर लॉन्ग अपने आदमियों के साथ सबसे पास वाली दुकान की तरफ दौड़ा। उस दुकान को एक 70 साल की बुजुर्ग महिला चला रही थी और उसके सामने सिर्फ एक डिब्बा दूध पाउडर रखा था। बिना एक पल गंवाए ब्रदर लॉन्ग ने वो डिब्बा उठा लिया। बुजुर्ग महिला घबराकर उसका हाथ पकड़ते हुए चिल्लाई, वो वापस दो, वो मेरा है। क्योंकि वही उसका आखिरी सहारा था जिससे वो खाना हासिल कर सकती थी। लेकिन ब्रदर लॉन्ग की आंखों में कोल्ड चमक उभरी और अगले ही पल उसने अपनी मछेटी घुमा दी। एक वार के साथ बुजुर्ग महिला वहीं गिर गई और दोबारा आवाज तक नहीं निकाल पाई। किसी को मार दिया गया! ये चीख पूरे गैरेज में गूंज उठी। देखते ही देखते हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं और पूरा गैरेज बवाल में डूब गया। मैं फिर भी शांत खड़ा रहा। स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद ये तीनों मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन मेरा हीरो बनने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैं भी भीड़ के साथ बाहर निकलने लगा। कई दिन बीत चुके थे और अब आखिरकार सभ्यता की आखिरी परत भी टूटने लगी थी। सर्वाइवल के सामने दया और नैतिकता बहुत जल्दी गायब हो जाती है और आज सिर्फ शुरुआत थी। क्या खड़े हो? लूटते रहो! ब्रदर लॉन्ग जोर से गरजा। उसके दोनों आदमी और भी हिम्मती हो गए और सामने दिखने वाले हर इंसान को लूटने लगे। इसी दौरान वो खूबसूरत लड़की ल्यूजिए घबराकर रिहायशी बिल्डिंग्स की तरफ भागी, लेकिन जल्दबाजी में उसका आईडी कार्ड जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ वांग कियांग और सूहे भी भागने लगे, लेकिन कई दिनों से भूखे होने की वजह से दोनों में ताकत नहीं बची थी। भीड़ के धक्के से वे जमीन पर गिर पड़े। सूहे के पैर जवाब दे चुके थे और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वांग कियांग ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास भी ताकत नहीं थी। तभी उसने देखा कि ब्रदर लॉन्ग उनकी तरफ दौड़ता आ रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यहीं रुको, मैं मदद लेकर आता हूं। इतना कहकर उसने सूहे का हाथ छोड़ दिया और भाग गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूहे वहीं जड़ होकर रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका नया नया पति उसे ऐसे छोड़कर भाग जाएगा। जैसे जैसे अपराधी करीब आते गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने उसे खींचकर खड़ा कर दिया। आखिरकार वो मेरे टारगेट्स में से एक थी। मैं उसे अभी मरने नहीं दे सकता था। मेरी ताकत महसूस करते ही सूहे ने ऊपर देखा और जब उसने मुझे पहचाना तो उसकी आंखों में जटिल भाव उभर आए। उधर ब्रदर लॉन्ग और उसके आदमी अपनी लूट जारी रखे हुए थे। जब तक सारे लोग भाग नहीं गए, वे रुके नहीं। इसके बाद दोनों आदमी सामान इकट्ठा करने लगे और काफी मात्रा में खाना हासिल कर लिया। उनका प्लान बेहद आसान था। अचानक आओ सबको डरा दो और लोग जान बचाने के लिए अपना सामान छोड़कर भाग जाए, फिर वो सब उनका हो जाए। यही अब इस नई दुनिया की सच्चाई थी। हर कोई घायल होने से डरता था और कोई विरोध नहीं करना चाहता था। सिर्फ 3 लोगों ने सैकड़ों लोगों को डराकर भगा दिया था। ब्रदर लॉन्ग ने अनुमान लगाया कि यह खाना कुछ दिनों तक चल जाएगा, लेकिन उसके बाद मुश्किलें बढ़ेंगी। अब लोग गैरेज में वापस आने से डरेंगे और आगे खाना चाहिए होगा तो उन्हें अपार्टमेंट्स में घुसना पड़ेगा। तभी उसके एक आदमी ने एक आईडी कार्ड उठाकर उसे दिया। बॉस, ये देखो। ब्रदर लॉन्ग ने कार्ड देखा और उसकी आंखें चमक उठी। ओ, काफी खूबसूरत है। फोटो में ल्यूजिए थी, वही लड़की जो पहले अपने लग्जरी बैग्स बेचने की कोशिश कर रही थी। तस्वीर भी उसकी खूबसूरती नहीं छिपा पा रही थी। अफसोस, हमें पता नहीं ये कहां रहती है। एक आदमी हंसते हुए बोला। बॉस, अगर ये मिल गई तो मेरा भी नंबर आएगा ना? ब्रदर लॉन्ग जोर से हंसा। फिक्र मत कर, मैंने कब अपने भाइयों के साथ बुरा किया है, लेकिन अभी नहीं, पहले खाना घर पहुंचाओ। दूसरी तरफ मैं सूहे को सुरक्षित निकालकर सीढ़ियों के रास्ते 5वीं बिल्डिंग तक ले आया।
अंदर आने के बाद मैंने सीढ़ियों का रास्ता ब्लॉक कर दिया और ऊपर बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर सूहे को आखिरकार थोड़ा होश आया। वो तुरंत अपने घर के दरवाजे तक दौड़ी और जोर जोर से पीटने लगी। वांग कियांग, दरवाजा खोलो, क्या तुम आदमी भी हो? खतरा आते ही अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए और अब अंदर छिपे बैठे हो। उसकी आवाज लगभग हिस्टेरिकल हो चुकी थी। मैं अपने दरवाजे के पास खड़ा होकर मजे से तमाशा देख रहा था। अंदर वांग कियांग डर से कांप रहा था। जैसे ही उसने पीप होल से झांका और देखा कि ब्रदर लॉन्ग नहीं है, उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। शियाओ हे, तुम ठीक हो? जल्दी अंदर आओ, अगर वे लोग वापस आ गए तो। वांग कियांग, सूहे ने गुस्से से उसकी तरफ उंगली तान दी। तुम किस तरह के आदमी हो? शादी के वक्त क्या क्या वादे किए थे और खतरा आते ही मुझे छोड़कर भाग गए। मैं भी कितनी अंधी थी जो तुमसे शादी की। मुझे पास खड़ा देखकर वांग कियांग का चेहरा और भी खराब हो गया। शियाओ हे, मेरी बात सुनो। मैं डरा नहीं था। मैं मदद ढूंढने गया था, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं वापस आया। मैं कुछ औजार लेने वाला था और फिर तुम्हें बचाने जाता। तो फिर दरवाजा लॉक क्यों किया? सूहे ने तुरंत पूछा। इस सवाल पर वांग कियांग पूरी तरह चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सूहे रोते हुए बोली, हमारे पास अब खाना भी नहीं बचा और पानी भी नहीं। मेरा सोने का ब्रेसलेट भी चला गया। अब हम क्या करेंगे? मैं अभी जवान हूं, क्या मुझे तुम्हारे साथ भूख से मरना होगा? उसकी आवाज में पूरी निराशा झलक रही थी। वांग कियांग भी उतना ही बेबस दिख रहा था। चाहे वो खुद को कितना भी सोशल एलीट समझता हो, इस दुनिया में अब उसकी कोई ताकत नहीं थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरा चेहरा स्वस्थ लग रहा था। मैं किसी भूखे इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। भाई, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी खाना है? हां, और काफी है। यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, क्या थोड़ा हमारे साथ शेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैंने आराम से एक कोला निकाली, उसका घूंट लिया और संतुष्टि से डकार मारी। सर्दियों में कोल्ड कोला काफी रिफ्रेशिंग है। दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं उनकी हालत देखकर अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। दुनिया बदल चुकी थी। पहले वे मुझे नीची नजर से देखते थे और अब खुद मुझसे भीख मांग रहे थे। वांग कियांग फिर बोला, हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर तुम थोड़ा खाना दे दो तो आपदा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दूंगा। 6,000 युआन महीना नहीं, 8,000। मैं हंस पड़ा। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि दुनिया बदल चुकी है। मैंने फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा निकाला और काटते हुए कहा, फ्राइड चिकन और कोला, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दोनों की आंखें खाने पर टिकी हुई थीं। फ्राइड चिकन, सूहे ने मुश्किल से लार निगली, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर हम खरीदना चाहें तो हम पैसे देंगे। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या तुम्हें सच में समझ है कि बाहर क्या हो रहा है? तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी नजर धीरे धीरे सूहे पर टिक गई। मेरे दिमाग में पहले से एक प्लान था। बहुत आसान। मेरा घर इन दिनों काफी बिखरा हुआ है। मुझे सफाई करने के लिए किसी की जरूरत है। ऐसा करते हैं, भाभी जी मेरी मेड बन जाओ। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक घर की सफाई करोगी, मेरा ध्यान रखोगी और बदले में मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना दूंगा। साथ ही हर शाम एक ब्रेड और एक पानी की बोतल घर ले जा सकोगी। कैसा लगा? यह सुनते ही सूहे की आंखें फैल गईं। तुम हद पार कर रहे हो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर सफाई करूं? मैं सोशल एलीट हूं और तुम सिर्फ एक डिलीवरी वर्कर हो। मैं तुम्हारी मेड बनूं? कभी नहीं। तभी वांग कियांग जल्दी से बोला, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों सफाई कर देंगे, सब कुछ चमका देंगे। मैंने सिर हिला दिया। मेरा घर दूसरे मर्दों का स्वागत नहीं करता। इतना कहकर मैं मुड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार मेरे पास खाना था, मेरे पास गर्मी थी और सबसे अहम बात, मेरे पास बहुत समय था। उस रात अचानक मेरा मन हॉट पॉट खाने का हुआ, इसलिए मैंने एक शानदार दावत तैयार कर ली। बीफ, लैम्ब, लॉबस्टर और तरह तरह की चीजें उबलते हुए हॉट पॉट में डाली हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ वांग कियांग और सूहे अपने अपार्टमेंट में चुपचाप बैठे थे। उनके घर का आखिरी खाना भी खत्म हो चुका था। भूख की वजह से दोनों की आंखों से नींद गायब थी। तभी वांग कियांग ने अचानक हवा को सूंघा। तुम्हें भी ये खुशबू आ रही है? ये तो हॉट पॉट की खुशबू लग रही है।
एक पल के लिए उसे लगा कि शायद भूख की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन भूखे पेट उस खुशबू ने उनकी हालत और खराब कर दी। खुद को रोक ना पाकर वांग कियांग ने धीरे से दरवाजा खोला। जल्द ही उसे यकीन हो गया कि यह खुशबू सच में मेरे अपार्टमेंट से ही आ रही थी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। हनी, शायद तुम्हें उसकी मदद करने चली जाना चाहिए। सूहे ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। वांग कियांग, क्या तुम सुन भी रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? आज खतरे के समय तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे और अब तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के घर भेज रहे हो। शाओ हे, शांत हो जाओ। तुम्हें बस सफाई ही तो करनी होगी। अगर वो कुछ गलत करने की कोशिश करे तो बस चिल्ला देना। जैसे ही मैं सुनूंगा तुरंत अंदर आकर तुम्हें बचा लूंगा। सूहे के पास अब बहस करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके दिल में जमी कोल्ड बाहर की बर्फ से भी ज्यादा भयानक थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसका पति हमेशा परफेक्ट लगता था, एक सफल एग्जीक्यूटिव, विनम्र, सभ्य और ध्यान रखने वाला। हर कोई सोचता था कि उसने एक आदर्श पति से शादी की है, लेकिन जैसे ही आपदा आई उसकी असली सच्चाई सामने आ गई। कायर, स्वार्थी और कमजोर। थोड़े से खाने के लिए वो अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के पास भेजने को तैयार था, और सबसे बुरी बात यह थी कि वो हमेशा अपनी स्वार्थी हरकतों को अच्छे शब्दों के पीछे छिपा देता था। सूहे का चेहरा देखकर वांग कियांग जल्दी से समझाने लगा। शाओहे, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। याद है मैंने क्या कहा था? खुश रहने वाले इंसान को एक कदम पीछे हटना चाहिए। हम भाग्यशाली लोग हैं। अगर हम थोड़ा सा त्याग कर दें तो। त्याग? सूहे कड़वाहट से हंस पड़ी। अपनी पत्नी को किसी और के पास भेजना तुम्हारे लिए त्याग है? नाटक करना बंद करो। तुम बस एक कायर हो। अगर तुम में जरा भी हिम्मत होती तो बाहर जाकर खाने के लिए लड़ते, मुझे भाषण नहीं देते। नहीं शाओहे, मेरी बात सुनो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। सूहे ने उसकी बात बीच में काट दी, फिर धीरे धीरे खड़ी हो गई। मैं जाऊंगी। वांग कियांग ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बीच रास्ते में ही रुक गया। आखिरकार उसने उसे पकड़ा ही नहीं। यह देखकर सूहे के दिल की आखिरी गर्माहट भी खत्म हो गई। उसी समय मैं अपने अपार्टमेंट में आराम से खाना खा रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। झिर्री से झांक कर देखा तो बाहर सूहे खड़ी थी। मेरे होठों पर हल्की स्माइल आ गई। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो चुपचाप खड़ी रही। मैं आपकी मेड बनने आई हूं। हॉटपॉट की खुशबू उसके नाक में घुस गई। अपार्टमेंट के अंदर से आ रही गर्माहट ने लगभग उसकी आंखों में आंसू ला दिए। शायद मेरे साथ रहना सच में जिंदा रहने का रास्ता था। कम से कम उसे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी। बाहर का तापमान 0 से बहुत नीचे था, फिर भी मैं हल्के कपड़ों में बिल्कुल आराम से खड़ा था। क्या मुझे कोल्ड नहीं लग रही थी? मैंने सूहे की तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े वांग कियांग पर नजर डाली, जो घबराकर गलियारे में खड़ा था। बिना कुछ बोले मैंने उसकी तरफ एक ब्रेड और पानी की बोतल फेंक दी। उसकी आंखें खुशी से फैल गई। उसने तुरंत पैकेट फाड़ा और ब्रेड खाना शुरू कर दिया। एक पल के लिए भी उसने अपनी पत्नी के साथ बांटने के बारे में नहीं सोचा। आइए भाभी जी। मैं साइड में हट गया। सूहे ने आखिरी बार हॉटपॉट की तरफ देखा और अंदर आ गई। हनी, चिंता मत करना, अगर कुछ भी हो तो मुझे आवाज देना। वांग कियांग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। अंदर कदम रखते ही सूहे जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सर्दियों से सीधे गर्मियों में आ गई हो। पूरा अपार्टमेंट बेहद गर्म था। पूरे शहर की बिजली कट चुकी थी। फिर यह कैसे संभव था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं 2 दिनों से भूखी हूं। क्या मुझे पहले कुछ खाने को मिल सकता है? मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा। तुम अपनी पहचान भूल गई हो, मुझे मास्टर कहो। सूहे की आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं। उसका मन किया कि वहीं फट पड़े, लेकिन खाली पेट की तेज पीड़ा ने उसे तुरंत हकीकत में वापस ला दिया। फिर उसे याद आया कि जब वांग कियांग को ब्रेड मिली थी तब उसने उसे एक टुकड़ा देने के बारे में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। कभी वो खुद को एलीट क्लास का हिस्सा मानती थी और आज उसे एक डिलीवरी बॉय को मास्टर कहना पड़ रहा था। लेकिन उसके पास और विकल्प भी क्या था? मास्टर। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ एक कागज फेंका। इसे पढ़ो, यह मेड कोड है। सूहे ने कागज उठाया। पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गई। मेड कोड,
नियम 1, मेड को घर के अंदर तय किया गया मेड आउटफिट पहनना होगा। नियम तोड़ने पर 1 दिन का खाना बंद। नियम 2, मास्टर की हर बात आदेश मानी जाएगी, जवाब देने पर तुरंत निकाल दिया जा सकता है। नियम 3, जब भी मास्टर घर लौटे मेड को सम्मान के साथ उसका स्वागत करना होगा। नियम तोड़ने पर 1 दिन का खाना बंद। सूहे गुस्से से कांपने लगी। यह हद हो गई, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं जा रही हूं। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी मैंने आराम से अपनी गोल्डन डेजर्ट ईगल निकाल ली। काली और सुनहरी पिस्तौल सीधे उसकी पीठ पर तनी हुई थी। मेरी आवाज कोल्ड हो गई। जो लोग आज्ञा नहीं मानते और अपने घरों में रहते हैं वे खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। सूहे वहीं रुक गई। दरवाजे के हैंडल पर रखा उसका हाथ जम गया। बाहर सिर्फ कोल्ड, भूख और निराशा थी। अंदर गर्माहट, खाना और सुरक्षा थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। वो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो वांग कियांग का सामना नहीं करना चाहती थी। वो भूख से मरना नहीं चाहती थी। सबसे ज्यादा वो जिंदा रहना चाहती थी। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। फिर मेरी हैरानी के लिए वो घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सिर हिलाया। पहली गलती है, इसलिए छोड़ रहा हूं। लेकिन उसके दिल में गुस्सा अब भी जल रहा था। बस इंतजार करो, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इसका बदला जरूर लूंगी। 1 घंटे बाद खाना खत्म करके मैंने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला की तरफ देखा। मैंने अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबा दिया। अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी, आगे बहुत मौके मिलने वाले थे। इसके बाद मैंने गर्म पानी तैयार किया और सूहे को नहाने के लिए भेज दिया। लिविंग रूम में लौटकर मैं संतोष से आह भरने लगा। असल जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। कुछ समय पहले तक सूहे मुझे तिरस्कार से देखती थी और अब वो मेरे घर के अंदर खड़ी थी। यह बदलाव लगभग अविश्वसनीय था। वहीं नहाकर लौटने के बाद सूहे चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास आ गई। उसने बचे हुए खाने को देखा और फिर सब कुछ खत्म कर दिया। कई दिनों बाद उसके पेट में फिर से भरपेट खाने का एहसास लौटा था। पहली बार उसे लगा कि वो सच में जिंदा है। बिना किसी के कहे उसने मेड कोड के हिसाब से पूरे अपार्टमेंट की सफाई शुरू कर दी। सब खत्म होने के बाद थकान ने उसे घेर लिया। वो सोफे पर गिर पड़ी और तुरंत सो गई। अब तक उसे एक बात समझ आ चुकी थी। इस अपार्टमेंट में खाना था, गर्माहट थी, सुरक्षा थी। जिंदा रहने के सामने सम्मान की कोई कीमत नहीं थी। बस एक रहस्य था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। इतना सारा खाना आखिर आता कहां से था? फ्रिज खाली था, किचन भी खाली था। क्या सब कुछ बेडरूम में छिपाया गया था? उसने जांच करने का सोचा, लेकिन तुरंत यह विचार छोड़ दिया। यहां की जिंदगी पहले ही काफी आरामदायक थी। बेवजह जोखिम लेने का कोई कारण नहीं था। रात 12:10 बजे अगला रिवॉर्ड आ गया। आज के साइन इन रिवॉर्ड्स: 1, अनलिमिटेड एनर्जी वाला न्यूक्लियर पावर्ड जनरेटर। 2, बैटल मेड फंक्शन एक्टिवेटेड। 3, 1000 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स। 4, ऐसे मोजे जिनमें कभी बदबू नहीं आती। मैंने विकल्पों को ध्यान से देखा। ग्रेनेड्स काफी आकर्षक थे, लेकिन मेरी डेजर्ट ईगल के सामने अभी उनकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। जनरेटर भी उपयोगी था, लेकिन दूसरा विकल्प मेरी नजरों में अटक गया: बैटल मेड फंक्शन एक्टिवेटेड। यह आखिर है क्या? आखिरकार मेरी जिज्ञासा जीत गई। मैंने दूसरा विकल्प चुन लिया। उस रिवॉर्ड को चुनते ही मेरे सिस्टम इंटरफेस में एक नया टैब दिखाई दिया। जिज्ञासा में मैंने उसे तुरंत खोल दिया। अगले ही पल एक डिटेल्ड स्टेटस पैनल मेरे सामने उभर आया। सूहे की इंफॉर्मेशन: नाम सूहे, मेजरमेंट 34C2036, सिस्टम रेटिंग 82, प्रेजेंट लेवल 1 मेड आउटफिट बोनस 55। मैंने सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई। ज्यादातर जानकारी समझना आसान था, लेकिन यह मेड आउटफिट बोनस आखिर था क्या? यह शायद उस मेड ड्रेस की बात नहीं कर रहा था जो मैंने खुद तैयार की थी। ज्यादा संभावना यह थी कि यह किसी खास सिस्टम आइटम से जुड़ा हुआ बोनस हो। जहां तक मेड को लेवल अप करने की बात थी, सिस्टम का तरीका काफी अजीब था। यह लगभग किसी गेम मैकेनिक जैसा काम करता था। मेड एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर सकती थी। जैसे ही पर्याप्त एक्सपी मिल जाती, उसका लेवल बढ़ जाता, लेकिन एक सीमा भी थी।
किसी मेड का अधिकतम लेवल उसके मास्टर के लेवल के आधे तक ही पहुंच सकता था। चूंकि मेरा लेवल पहले के रिवॉर्ड्स की वजह से काफी बढ़ चुका था, इसलिए इस समय सूहे अधिकतम लेवल 3 तक पहुंच सकती थी। पहले मिले लेवल एनहांसमेंट ने सिर्फ मेरी ताकत नहीं बढ़ाई थी, उसने मेरी हर शारीरिक क्षमता को बेहतर बना दिया था। स्पीड, पावर, स्टैमिना, रिएक्शन टाइम, सब कुछ। और इसी वजह से मुझे पूरा भरोसा था कि मैं सूहे को जल्दी लेवल अप करवा सकता हूं।